आइए आप सभी का स्वागत है इतिहास के इस क्लास में। मैं आलोक राय आपके साथ प्राचीन इतिहास पे कुछ प्राचीन इतिहास का जो टॉपिक है हिंद यवन या इंडो ग्रीक या वक्त्री यवन, उस पे आज चर्चा किया जाए। पहले जो बातें हुई हैं, गुड मॉर्निंग अमित, अमरिंदर, प्रभाकर जी गुड मॉर्निंग, कहानीकर गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, मॉर्निंग की आदत पड़ी हुई है। तो और कैसे हैं आप लोग? आइए, जल्दी आइए, जुड़ते जाइए, क्योंकि 8 बजे का समय अब ठीक है ना? 8 बजे वाला समय, 8 बजे वाले समय में कोई समस्या नहीं है ना अब? तो हम लोग बात कर रहे थे, पहले जो बातें हुई हैं मौर्य साम्राज्य के विषय में हम लोग बात किए हैं, फिर शुंग और सातवाहन। तो मौर्य, शुंग और सातवाहन की जो बातें हुई हैं उनके सभी पक्षों की बातें लगभग हो चुकी हैं। इनसे संबंधित जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को आप लोग करते रहें, और प्रश्न जो भी लगे आपको दिक्कत हो तो उसको आप पूछ लें, अभी पूछ सकते हैं और या फिर बाद में भी उस टॉपिक से जो पूछना हो उसे पूछ सकते हैं। ठीक? अगर पढ़ाते वक्त कहीं कोई समस्या हो रही है तो उसको भी आप बीच में आप पूछ लें, तो मैं देखता रहता हूँ कि तो आपके प्रश्न हमें मिल जाएंगे। फिर हम लोगों को करना है जो वह हिंद यवन, इन्हें हिंद यवन कहा जा रहा है, या इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक, या इन्हें ही वाख्त्री वाख्त्री यवन भी बोला जाता है। चूंकि ये बैक्टीरिया से थे, बैक्टीरिया से होकर आए थे, इसलिए इन्हें वाख्त्री यवन बोला जाता है। गुड इवनिंग। तो वाख्त्री यवन इसलिए क्योंकि ये बैक्टीरिया से होके आए थे, यवन है, और हिंदुस्तान में भारत में आए, तो इसलिए इन्हें हिंद यवन बोला जाता है या इंडो ग्रीक बोला जाता है। आपने देखा था सिकंदर का जो आक्रमण हुआ भारत पर, तो सिकंदर के आक्रमण के पश्चात वहाँ यूनान में और सीरिया में जो साम्राज्य स्थापित हुआ, तो उस साम्राज्य में आपने देखा था कि सिकंदर के पश्चात जो सीरिया क्षेत्र में सिकंदर का जो उत्तराधिकारी था वो सेलुकस था, और सेलुकस ने भी भारत पर आक्रमण किया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त के समय उसने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन इस समय मौर्य वंश का एक सुदृढ़ साम्राज्य है, नंद वंशों वाला हाल है नहीं, तो मौर्यों द्वारा उनका विरोध किया गया और उसमें उसे भारत में वह नहीं आ पाया, और एक संधि हो गई। संधि के तहत उसे अपने 4 क्षेत्रों को, यानी अफगानिस्तान तक के क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को मिल गए, जिसमें आपका काबुल मिला था, कंधार मिला था, एरिया या हेरात वाला क्षेत्र मिला था, और आपका बलूचिस्तान वाला क्षेत्र, 4 प्रांत सेलुकस को चंद्रगुप्त को देना पड़ा था। तो ये 4 प्रांत उसे मिल गए थे। अब सेलुकस का साम्राज्य जो सिकंदर के पूर्वी जो साम्राज्य है उसका जो राजा है वो सेलुकस है, और सेलुकस के बाद जो उत्तराधिकारी हुए उसमें अंतियोकस प्रथम, अंतियोकस द्वितीय, फिर सेलुकस द्वितीय, सेलुकस तृतीय शासक हुए, और एक शासक अंत में अंतियोकस तृतीय हुआ। तो 281 से 261 ईसा पूर्व के बीच अंतियोकस प्रथम का शासन था। 281 तक माना जाता है कि सेलुकस शासन किया, उसके बाद उसका उत्तराधिकारी बना एंटियोकस प्रथम। तो एंटियोकस प्रथम
हाँ सरता जी, गुड इवनिंग। तो एंटियोकस प्रथम शासक बना और एंटियोकस द्वितीय के समय 261 से 246 ईसा पूर्व तक एंटियोकस द्वितीय का शासन था। तो एंटियोकस द्वितीय के समय जो पर्थिया है यानी ईरान वाला क्षेत्र और आपका बैक्टीरिया, इस क्षेत्र में दो लोगों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। यहाँ आरसेक्स नामक व्यक्ति ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। यहाँ डायोडोटस नामक व्यक्ति ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। तो एंटियोकस द्वितीय के काल में पर्थिया में आरसेक्स ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की और बैक्टीरिया में डायोडोटस ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। हालांकि अभी सीरियाई शासकों द्वारा इन्हें स्वतंत्र राज्य नहीं माना जा रहा है। इनके बाद एंटियोकस द्वितीय के बाद जो शासक हुए सीरिया में वो आपके सेलूकस द्वितीय और सेलूकस तृतीय हैं। उसके बाद जो शासक हुआ वो आपका एंटियोकस तृतीय हुआ। एंटियोकस तृतीय ने बैक्टीरिया पर आक्रमण किया लेकिन सफलता उसे नहीं मिली और अंततः एंटियोकस तृतीय ने इन दोनों राज्यों को स्वतंत्र राज्य स्वीकार कर लिया। यानी एंटियोकस तृतीय के समय ये दोनों राज्य औपचारिक रूप से स्वतंत्र हो गए। अब यह जो बैक्टीरिया का शासक है डायोडोटस, यह स्वतंत्र हो गया। इसका जो पुत्र था वह अल्पवयस्क था, तो उस पुत्र की हत्या करके डाइमेकस ने अपनी सत्ता यहाँ स्थापित कर ली। यानी डायोडोटस के बाद डाइमेकस यहाँ अपनी सत्ता स्थापित कर लिया। तो इस प्रकार यहाँ पर अब जो सत्ता हो गई वो आपके डायोडोटस कुल की एक तरह से नहीं रही। हालांकि डायोडोटस ने ही यहाँ जो सत्ता स्थापित की थी, डायोडोटस ने ही सत्ता स्थापित की और डायोडोटस के बाद यहाँ फिर दूसरे वंशों की सत्ता स्थापित हुई। तो यानी कुल मिलाकर आपको जो समझना है इसमें इंडो यवन में, वह यह बात समझनी है कि सिकंदर के साम्राज्य को थोड़ा सा ध्यान रखिए कि सिकंदर का जो साम्राज्य था, इसी साम्राज्य सिकंदर के पश्चात कौन शासक बना सीरिया का? सिकंदर के पश्चात सीरिया का शासक सेलुकस बना। यानी एक तरह से सिकंदर के साम्राज्य का यह पूर्वी क्षेत्र है, तो पूर्वी क्षेत्र का शासक आपका बना सेलुकस। तो सेलुकस पूर्वी क्षेत्र का शासक बनता है और इसके जो उत्तराधिकारी हैं आपके सेलुकस के, एंटियोकस प्रथम, एंटियोकस द्वितीय, फिर आपके सेलुकस द्वितीय, सेलुकस तृतीय, सेलुकस तृतीय और फिर आपका एंटियोकस तृतीय। यहाँ इसका शासनकाल 281 से 261 ईसा पूर्व माना जाता है। इसका शासनकाल 261 से 246 ईसा पूर्व माना जाता है। इसी के काल में सिकंदर, सेलुकस का जो प्रांत है, तो सेलुकस के प्रांत का जो पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र पर अधिकार हो गया। किसका? किसने अधिकार किया? ये आपका जो क्षेत्र है पर्थिया यानी ईरान वाला क्षेत्र और दूसरा क्षेत्र बैक्टीरिया। यह बैक्टीरिया जो है यह कहाँ है? बैक्टीरिया जो है यह उत्तरी अफगानिस्तान का क्षेत्र है। उत्तरी अफगानिस्तान में बैक्टीरिया है।
उत्तरी अफगानिस्तान में बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया का क्षेत्र उत्तरी अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है। और ये वाला जो क्षेत्र है आपका बैक्टीरिया, और ये इसको आप जान ही रहे हैं, ईरान। यहां स्वतंत्र शासक कौन बना? आर्शेक्स। और यहां डायोडोटस, डायोडोटस डायो डायोडोटस यहां शासक बना। तो डायोडोटस यहाँ का शासक जब बना तो ये लोग क्या कर रहे हैं? विद्रोह कर दिए, विद्रोह करके शासक बन रहे हैं। अमरिंदर जी, तो यहाँ ये विद्रोह कर दिए, विद्रोह करके क्या किए कि अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दिए, आर्शेक्स और डायोडोटस। यहाँ तक बात ठीक है। हिंद यवन में या शक और कुषाण में थोड़ी सी समस्या यही प्रारंभ वाली होती है। यहाँ तक क्लियर है? सेलुकस के उत्तराधिकारियों के समय दो प्रांत, जो सेलुकस का साम्राज्य था उसके उत्तराधिकारियों का जो साम्राज्य था, इसके उत्तराधिकारियों में अंतियोकस द्वितीय के समय परथिया अपने को स्वतंत्र किया। किसके नेतृत्व में? आर्शेक्स के नेतृत्व में। और बैक्टीरिया स्वतंत्र किया अपने को डायोडोटस के नेतृत्व में। यहां तक क्लियर? अब यहां तो ये विद्रोह कर दिए, लेकिन अभी इन्हें स्वतंत्र राज्य के रूप में ये राजा मान्यता नहीं दे रहे हैं। ये जो उत्तराधिकारी हैं सेलुकस के, ये लोग इन्हें स्वतंत्र राज्य के रूप में अभी नहीं मान रहे हैं। इन्हें स्वतंत्र राज्य के रूप में मानने का कार्य कौन करेगा? एंटियोकस। एंटियोकस ने बैक्टीरिया पर आक्रमण किया। यहाँ डायोडोटस जो शासन कर रहा था, ठीक, तो डायोडोटस जो शासन कर रहा था, तो इसने, एंटियोकस ने, डायोडोटस का क्या हुआ? डायोडोटस का जो पुत्र था वो अल्पवयस्क था। तो ऐसे में यहाँ यूथिडेमस ने इसके अल्पवयस्क पुत्र की हत्या कर यूथिडेमस ने बैक्टीरिया पर अधिकार कर लिया। अब हम लोगों को अधिकार कर लिया, हम लोगों को इन दो प्रांतों में से इस प्रांत से कोई मतलब नहीं है, आर्शेक्स से, पार्थिया से, क्योंकि पार्थिया के लोग यहाँ ये भारत पे आक्रमण करने नहीं आ रहे हैं। जो भारत पे आक्रमण करने आएंगे, जो भारत में शासन करेंगे, वो बैक्टीरिया के शासक हैं, बैक्टीरिया के जो यवन हैं वो हैं। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब इससे मतलब है, यानी भारत के संदर्भ में जो कहानी चलेगी, जो इतिहास चलेगा, वो बैक्टीरियन यवन का चलेगा। इसीलिए आपने इनके नाम में भी देखा बख्तरी यवन या बैक्टीरियन यवन इन्हें कहा गया था। तो ये डायोडोटस का जो पुत्र था अल्पवयस्क था, तो इसलिए इसने हत्या कर दी। किसने? यूथिडेमस ने। अब डायोडोटस ने तो स्वतंत्र राज्य स्थापित किया, लेकिन यूथिडेमस अब शासक बन गया। अब दूसरा वंश आ गया, यूथिडेमस वंश आ गया। एंटियोकस ने क्या किया कि इसमें आक्रमण किया, लेकिन दोनों के बीच एक संधि हो गई। संधि ये हुई कि यूथिडेमस का जो पुत्र है डेमेट्रियस, उसका विवाह इसकी पुत्री से हो गया, और एंटियोकस तृतीय ने बैक्टीरिया को स्वतंत्र राज्य स्वीकार कर लिया। यानी एंटियोकस तृतीय ने औपचारिक रूप से बैक्टीरिया को स्वतंत्र राज्य स्वीकार कर लिया। स्वतंत्र
राज्य मान लिया। ठीक, तो अगर ये कहा जाए कि बैक्टीरिया स्वतंत्र राज्य, बैक्टीरिया को किसने माना, तो वो एंटियोकस तृतीय है। एंटियोकस तृतीय ने बैक्टीरिया को स्वतंत्र राज्य मान लिया। 187 ईसा पूर्व तक इसका एंटियोकस तृतीय का शासन था। अब ये लोग जो हैं यूथिडेमस, यूथिडेमस का भारत पे आक्रमण करने का कोई प्रमाण नहीं है। यानी यूथिडेमस तक बैक्टीरिया के जो शासक हैं डायोडोटस, वो भी भारत पे आक्रमण नहीं किया, यूथिडेमस भी भारत पे आक्रमण नहीं किया। भारत पे आक्रमण करने वाला जो शासक है यूथिडेमस का जो पुत्र है डेमेट्रियस, यह है। तो भारत पे आक्रमण करने वाला या भारत में कोई राज्य, यवन राज्य स्थापित करने वाला जो पहला शासक है हिंद यवन, वो है डेमेट्रियस। तो डेमेट्रियस ने बैक्टीरिया पे तो यानी उत्तरी अफगानिस्तान पे तो इसका शासन था ही। फिर यह उत्तरी अफगानिस्तान से आपके बोलन दर्रा, कंधार और बोलन दर्रा को पार कर यह भारतीय क्षेत्र में आया, सिंध क्षेत्र में आया और यहाँ के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार किया। शुंग काल को याद कीजिए, जब पुष्यमित्र शुंग की बात हो रही थी तो यह कहा गया था कि भारत पर यवनों का सबसे पहले आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के समय हुआ था और उस आक्रमण का नेता डेमेट्रियस था। तो भारत पे जो आक्रमण हुआ, यवनों का पहला आक्रमण, वह डेमेट्रियस के नेतृत्व में पुष्यमित्र शुंग के काल में हुआ। विभिन्न जो साहित्य हैं इस आक्रमण का उल्लेख करते हैं, जिसमें आपने उस समय भी देखा था पतंजलि के महाभाष्य, गार्गी संहिता, कात्यायन की जो गार्गी संहिता है उसमें, और कालिदास का जो मालविकाग्निमित्र है उसमें भी इस आक्रमण का उल्लेख किया गया है। तो ये डेमेट्रियस के नेतृत्व में आक्रमणकारी आए कहाँ तक? डेमेट्रियस के नेतृत्व में जो आक्रमणकारी आए वो गार्गी संहिता कहता है कि ये पाटलिपुत्र तक आ गए। साकेत, पंचाल, मथुरा होते हुए ये पाटलिपुत्र तक आ गए। और महाभाष्य क्या कहता है? महाभाष्य के अनुसार ये लोग साकेत और माध्यमिका यानी चित्तौड़ तक के क्षेत्र की विजय किए थे। यूथिडेमस जो है, यूथिडेमस इसने डायोडेटस, वहाँ बैक्टीरिया का एक व्यक्ति है, ये किसी राज परिवार से नहीं जुड़ा है। डायोडेटस का जो पुत्र था वो अल्पवयस्क था। तो इसका लाभ उठाकर एक स्वतंत्र व्यक्ति ने, यूथिडेमस, इसने उसकी हत्या करके बैक्टीरिया पे अधिकार कर लिया। अब यहाँ से अभी तक तो ये डायोडेटस वंश था, ये दूसरे वंश का एक व्यक्ति है यूथिडेमस। ठीक, यह इस पे अधिकार कर लिया और फिर इसका पुत्र डेमेट्रियस। अब यहाँ से वंशावली चलती है, फिर अगली वंशावली। ठीक है, यूथिडेमस कोई स्वतंत्र व्यक्ति था, जैसे ये लोग स्वतंत्र हैं। डायोडेटस जो है ये इस वंश से, सिकंदर के वंश से या उनके उत्तराधिकारियों से तो संबंधित है नहीं, एक स्वतंत्र व्यक्ति है जिसने बैक्टीरिया में विद्रोह किया और यहाँ अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। वैसे ही डायोडेटस का जो उत्तराधिकारी था वो अल्पवयस्क था, कमजोर था, उसका लाभ उठाकर यूथिडेमस ने उसकी हत्या कर दी और अपना राजगद्दी हथिया ली। ठीक है, तो यूथिडेमस, अब यहाँ यूथिडेमस का जो पुत्र है, यूथिडेमस पे ही एंटियोकस तृतीय ने आक्रमण किया और बाद में दोनों के बीच एक संधि हो गई। और संधि क्या हुई? संधि ये हुई कि एंटियोकस तृतीय अपनी पुत्री का विवाह यूथिडेमस के पुत्र डेमेट्रियस से कर दिया और इसे स्वतंत्र राज्य यानी बैक्टीरिया को स्वतंत्र राज्य स्वीकार कर लिया, यूथिडेमस को स्वतंत्र राजा स्वीकार कर लिया। अब यूथिडेमस का जो पुत्र है डेमेट्रियस, इसके काल में, डेमेट्रियस के काल में भारत पर यवनों ने पहला आक्रमण किया। तो डेमेट्रियस भारतीय आक्रमण में जब व्यस्त था तभी एक दूसरा व्यक्ति यूक्रेटाइडिस, अब एक दूसरा व्यक्ति भी आएगा आपके सामने। जब यह भारतीय आक्रमण में व्यस्त था, भारत पर आक्रमण में व्यस्त था, तभी बैक्टीरिया पर
यूक्रेटाइडिस यूक्रेटाइडिस नामक व्यक्ति ने अधिकार कर लिया। यूक्रेटाइडिस नामक व्यक्ति ने अधिकार कर लिया। ठीक, तो ये डेमेट्रियस भारतीय आक्रमण में व्यस्त थे, तभी यूक्रेटाइडिस ने जो बैक्टीरिया वाला क्षेत्र है उत्तरी अफगानिस्तान वाला उस पर अधिकार कर लिया। बाद में डेमेट्रियस जाते हैं वहां बैक्टीरिया को इससे यूक्रेटाइडिस से मुक्त कराने के लिए, लेकिन असफल रहते हैं। डेमेट्रियस बैक्टीरिया को जीत नहीं पाते हैं तो पुनः लौट आते हैं। ऐसा माना जाता है कि फिर वो भारत आ गए, भारतीय जो क्षेत्र जीते हुए थे उसी में रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई। तो अब दो वंश आपके दिखे। दो वंश कौन कौन से हैं? एक आपका ये यूथिडेमस वाला वंश है, और एक आपका यूक्रेटाइडिस। इनका जो शासन है यह बैक्टीरिया से लेकर आपके तक्षशिला इनकी राजधानी है। इनकी राजधानी आपकी तक्षशिला है, और इन लोगों ने अपनी राजधानी सियालकोट को बनाई। यानी सियालकोट को बनाई यूथिडेमस वंश के लोग। यूथिडेमस में ही आपके जो एक इनके उत्तराधिकारी हैं डेमेट्रियस, तो यहां आप डेमेट्रियस भी लिख लें। इसका भी कुछ भारतीय क्षेत्रों पर इस वंश का भी अधिकार है, और कुछ भारतीय क्षेत्रों पर इस वंश का भी अधिकार है। यानी इनका अधिकार मथुरा तक के क्षेत्र पर है। इनका अधिकार जो है वो मथुरा तक के क्षेत्र पर है। ठीक, हाइफेनस नदी से लेकर इसेमस नदी तक के क्षेत्र, इसेमस यूनानियों ने इसेमस कालिंदी या इक्षुमती जिसे यमुना कहा जाता है वहां तक इनका अधिकार माना है। और हाइफेमस से बैक्टीरिया के बीच का जो अधिकार है वह आपका उस क्षेत्र पर यूक्रेटाइडिस वंश का अधिकार था, और हाइफेमस से इसेमस नदी तक के क्षेत्र पर यूथिडेमस वंश का अधिकार था। इनकी राजधानी सियालकोट है और इनकी राजधानी तक्षशिला है। अब यूक्रेटाइडिस का क्या हुआ? यूक्रेटाइडिस का जो पुत्र था उसी ने इसकी हत्या कर दी। यूक्रेटाइडिस की हत्या इसके पुत्र द्वारा ही कर दी गई, और यहाँ के जो प्रमुख शासक आपको तक्षशिला के आगे मिलेंगे वो है एंटियालकिड्स और हर्मियस। ये दो शासक आपके इस वंश के महत्वपूर्ण शासक हैं, एंटियालकिड्स और हर्मियस। इस वंश के शासकों में डेमेट्रियस के बाद जो शासक हैं वो आपके मेनांडर, इनके पुत्र एस्ट्रेटो प्रथम, फिर एस्ट्रेटो द्वितीय, यहां यूक्रेटाइडिस जब तक था तब तक इसी समय बैक्टीरिया क्षेत्र पर क्या हुआ कि बैक्टीरिया क्षेत्र पर शक भी इधर से आ रहे हैं, तो शकों ने अधिकार कर लिया। अब ये अफगानिस्तान वाले क्षेत्र पर इनका अधिकार नहीं रहा, बल्कि कुछ भारतीय क्षेत्रों पर इस वंश का अधिकार रहा, और ये तक्षशिला राजधानी अपनी बनाए रखे। यहाँ क्या हुआ, ये लोग शासन कर रहे थे, और इनकी थोड़ी सी बात की जाए डेमेट्रियस की बात जो शुंग वंश में हुई थी वो क्या हुई थी कि इन्होंने पुष्यमित्र शुंग के काल में आक्रमण किया, और पुष्यमित्र शुंग के अश्वमेघ यज्ञ का जो घोड़ा था वह उत्तर पश्चिम क्षेत्र में इधर आया इनके क्षेत्र में, तो इन लोगों ने उस घोड़ा को पकड़ लिया था, और उसके बाद एक युद्ध हुआ
पुष्यमित्र शुंग के जो पौत्र हैं वसुमित्र शुंग, उनसे इन डेमेट्रियस का युद्ध हुआ और इसमें वसुमित्र शुंग विजयी हुए थे। यह बात शुंग वंश में हुई थी। तो वसुमित्र शुंग विजयी हुए थे। यह भी कहा गया था कि डेमेट्रियस के साथ अन्य जो लोग आए थे, इसमें इसका पुत्र अपोलोडोटस भी था और इसका भाई तथा सेनापति मेनांडर था। तो मेनांडर क्या है? इसका भाई भी है और इसका सेनापति भी है। भाई और सेनापति मेनांडर भी था। तो डेमेट्रियस के निधन के पश्चात इसका उत्तराधिकारी आपका अपोलोडोटस कुछ समय के लिए बना होगा, अंततः मेनांडर उत्तराधिकारी बना। मेनांडर के विषय में जो सूचनाएं मिलती हैं, यह सूचनाएं कहाँ से मिलती हैं? आपकी मिलिंद पन्नो नामक जो ग्रंथ है, किसका है? मिलिंद पन्नो नागसेन कृत जो बौद्ध ग्रंथ है मिलिंद पन्नो, उसमें मेनांडर की सूचनाएं मिलती हैं। अन्य यूनानी लेखकों एस्ट्रेबो, प्लूटार्क, पिलनी आदि ने भी मेनांडर का उल्लेख किया है। तो मेनांडर के जो उल्लेख हैं और इस युद्ध डेमेट्रियस के साथ जो युद्ध हुआ था उसको अभी करते हैं। यहाँ आप देखिए, अब यहाँ एंटियालकिड्स हैं। एंटियालकिड्स की भी चर्चा आप शुंगों में सुन चुके हैं, इनका नाम भी। एंटियालकिड्स का नाम कहाँ सुने थे? एंटियालकिड्स ने अपना एक राजदूत हेलियोडोरस को, जो 9वें शुंग वंश के जो 9वें शासक हैं भागभद्र, उनके दरबार में इसने अपना एक दूत भेजा था। हेलियोडोरस नामक एक दूत भेजा था जिसने विष्णु ध्वज स्थापित कराया था विदिशा में। हर्मियस यवन कुल, पूरे जो यवन वंश है उसका सबसे अंतिम शासक हर्मियस माना जाता है। हर्मियस के काल में जो पर्थिया के पहलव शासक हैं, उन लोगों ने, जो कंधार के पहलव शासक हैं या पर्थियन शासक हैं, उन लोगों ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तो हर्मियस अंतिम यवन शासक माना जाता है। यहाँ पर शकों ने अधिकार कर लिया। यहाँ पर पर्थिया के शासकों ने अधिकार कर लिया, कंधार के जो पर्थियन शासक थे उन लोगों ने यहाँ अधिकार कर लिया और यहाँ पर शकों ने अधिकार कर लिया। तो इस तरह से इनकी कहानी दोनों की समाप्त हो गई। शकों का शासन, क्योंकि शक उधर उत्तर पश्चिम से शकों का आक्रमण हो रहा है, अब इनको हटाकर शकों ने, बैक्टीरिया पर भी शकों ने अधिकार कर लिया था। बैक्टीरिया पर यूक्रेटाइडिस वंश की सत्ता को समाप्त करने का जो श्रेय दिया जाता है बैक्टीरिया में, वह शकों ने वहां अधिकार कर लिया। तो ये लोग थोड़ा सा और पूरब, दक्षिण पूरब की ओर बढ़ गए, यानी भारत के जो इनके क्षेत्र थे उसी में सिमट के रह गए, और ये लोग इनसे भी पूरब बढ़ गए हैं, ये आपके मथुरा तक आ गए हैं। तो उधर से शक आते जा रहे हैं, इन पे अधिकार किए और इन पे अधिकार किए। ठीक, यानी आपने अभी तक क्या देखा? अभी तक ये देखा कि जो सेलुकस साम्राज्य है, सेलुकस साम्राज्य जो है, इस सेलुकस साम्राज्य के जो अंतियोकस द्वितीय हैं, इनके समय में 2 स्वतंत्र राज्य बने। 2 स्वतंत्र राज्य बने। ये स्वतंत्र राज्य कौन कौन है? ये स्वतंत्र राज्य हैं आपके पर्थिया यानी ईरान और आपका बैक्टीरिया। ठीक, पर्थिया और बैक्टीरिया अंतियोकस द्वितीय के समय स्वतंत्र राज्य बने। लगभग 250 ईसा पूर्व में ये स्वतंत्र हुए। लगभग 250 ईसा पूर्व में ये स्वतंत्र हुए। अंतियोकस तृतीय ने इन दोनों राज्यों की स्वतंत्र सत्ता
को मान लिया। ठीक, यहाँ इनसे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये भारत पे आक्रमण करने आ नहीं रहे हैं। यही शाखा जो है यही भारत पर आक्रमण किए, यही भारत पर अधिकार किए या आक्रमण किए और अधिकार किए, तो इसी शाखा से हमें मतलब है। तो बैक्टीरियन शाखा, बैक्टीरिया के जो शक हैं, बैक्टीरिया के शक कर रहे हैं यवन। अब बैक्टीरिया के यौनों की भी दो शाखाएं देखी गई। बैक्टीरिया के यौनों की जो दो शाखाएं हैं वो आपने देखी, एक तो यूथिडेमस, यहाँ आप यहाँ के स्वतंत्र शासक कौन है, स्वतंत्रता डायोडोटस, डायोडोटस है, और यहाँ आर्सेक्स है, ये आप देख ही चुके हैं पहले ही। तो यहाँ तो बैक्टीरिया के यौनों में सबसे पहले कौन है, सबसे पहले आपका डायोडोटस है, डायोडोटस। इसके बाद यूथिडेमस, यूथिडेमस का अधिकार होता है। यूथिडेमस के जो पुत्र हैं आपके डेमेट्रियस, डेमेट्रियस, यहाँ तक यही वंश चल रहा है। अब डेमेट्रियस के समय आकर दो शाखाएं बन जाती हैं, एक आपका डेमेट्रियस वाला ही, और डेमेट्रियस जब भारत पर आक्रमण करने गया था उसी समय यूक्रेटाइडिस ने बैक्टीरिया पर अधिकार कर लिया, यूक्रेटाइडिस ने बैक्टीरिया पर अधिकार कर लिया, बैक्टीरिया पर अधिकार कर लिया। तो बैक्टीरिया इनके हाथ से निकल गया। अब इनके हाथ में बचा क्या, इनके हाथ में भारतीय क्षेत्र बचे, और यहाँ तक बैक्टीरिया से लेकर अब ये भी थोड़ा सा भारतीय क्षेत्र प्राप्त करता है। हाइफेनस नदी जो आपकी सिंधु के बाद, जो सिंधु के बाद कौन सी नदी है पूरब की तरफ, झेलम। तो झेलम से लेकर ये इनका शासन क्षेत्र कहाँ है, बैक्टीरिया से झेलम तक के क्षेत्र पे ये शासन कर रहे हैं, झेलम तक के क्षेत्र पर ये शासन कर रहे हैं। इसी झेलम को यूनानी लेखक हाइफेनस कहते हैं। हाइफेनस, अगर कहा जाए, कभी पूछा जाए कि हाइफेनस किस नदी को कहा गया है, तो हाइफेनस आपका एस्ट्रेबो कहता है कि हाइफेनस यानी आपकी झेलम नदी है। और इनका शासन क्या है, अब झेलम से आगे इनका शासन होगा, तो इनका जो शासन क्षेत्र है वो है झेलम से यमुना नदी तक, यमुना तट तक। झेलम को हाइफेनस कहा जा रहा है, ये आप देखे ही पहले, और यमुना को इसेमस कह रहा है। तो यमुना को इसेमस, इसी को भारतीय साहित्य में इच्छुमती भी बोला गया है, इच्छुमती या कालिंदी, यमुना के पर्यायवाची जो आप देखते हैं। तो ये कहता है कि इसेमस, झेलम से हाइफेनस से इसेमस यानी झेलम से यमुना तक का जो क्षेत्र है उस पर डेमेट्रियस वंश का शासन है, और यूक्रेटाइडिस वंश का शासन जो है वो आपका बैक्टीरिया से झेलम तक के क्षेत्र पे है। अब आगे क्या होता है, आगे आपने यूक्रेटाइडिस के पुत्र ने ही इसकी हत्या कर दी। जब यूक्रेटाइडिस के पुत्र ने हत्या कर दी तो बैक्टीरिया क्षेत्र पर इस पर शकों ने अधिकार कर लिया। तो बैक्टीरिया पर शकों ने अधिकार कर लिया, तो अब बैक्टीरिया के बाद यानी हिंदुकुश से आगे पूरब की तरफ जो क्षेत्र होगा यानी थोड़ा सा भारतीय क्षेत्र, उस पे इनका अधिकार सिर्फ बचा रहा, क्योंकि बैक्टीरिया वाले क्षेत्र पर तो शकों ने अधिकार कर लिया है। ठीक, और इनका अधिकार आपका यहाँ से है ही। इनकी राजधानी कहाँ है, इनकी राजधानी आपकी सियालकोट है, और इनकी राजधानी आपकी तक्षशिला है। तो ये तक्षशिला से रह के शासन कर रहे हैं और ये सियालकोट से शासन कर रहे हैं। ठीक, यहां तक ठीक है। तो अब इस वंश में जो महत्वपूर्ण शासक हैं
उनको आपने देखा कि इस वंश के जो महत्वपूर्ण शासक हैं वो हैं आपके एंटियालकिड्स, एंटियालकिड्स और हर्मियस। इसके विषय में, एंटियालकिड्स के विषय में जो सूचना है वह क्या है? एंटियालकिड्स के विषय में, एंटियालकिड्स के विषय में जो प्रमुख तथ्य है वो ये है कि यह तक्षशिला का शासक है, यह तक्षशिला का शासक है। इसने शुंग वंश के नौवें शासक भागभद्र के दरबार में हेलियोडोरस नामक अपना दूत भेजा था। ठीक, ये आप शुंगों में ही देख चुके हैं कि हेलियोडोरस नामक अपना दूत ये भेजा था। तो हेलियोडोरस नामक दूत आया था। इसने क्या किया? हेलियोडोरस ने विदिशा में विष्णु के सम्मान में या उनकी आराधना के स्वरूप विष्णु ध्वज स्थापित करवाया। इस विष्णु ध्वज के विषय में आप देख चुके हैं। विष्णु ध्वज यह ब्राह्मी लिपि में है और प्राकृत भाषा में है। तो पहला अभिलेखीय साक्ष्य है वैष्णव धर्म संबंधी, यानी भागवत धर्म संबंधी। इसमें हेलियोडोरस अपने को क्या कह रहा है? इसमें हेलियोडोरस अपने को भागवत कहता है। और विष्णु को क्या कहता है? देवदेवस कहता है। और इसी में इसने बताया है कि स्वर्ग प्राप्त करने के कितने साधन हैं? स्वर्ग प्राप्त करने के 3 साधनों का उल्लेख करता है। स्वर्ग प्राप्त करने के 3 साधनों का उल्लेख करता है, दम, त्याग और अप्रमदा। तो एंटियालकिड्स संबंधी ये तथ्य आपके हैं। ठीक, अब इसका जो उत्तराधिकारी है हर्मियस है, और हर्मियस यूक्रेटाइडिस वंश का अंतिम शासक है और एक तरह से अंतिम यवन शासक भी है। तो हर्मियस यूक्रेटाइडिस वंश का अंतिम शासक है। यहाँ कंधार के पार्थियनों ने अधिकार कर लिया। तो यहां से यवनों की सत्ता समाप्त हो गई। ठीक, यहां से यवनों की सत्ता समाप्त हो गई। तो ये आपका यूक्रेटाइडिस वंश। अब आप यूथिडेमस वंश के संदर्भ में, तो यूथिडेमस वंश में आपने क्या देखा? यूथिडेमस किसको मारकर अपनी सत्ता स्थापित किया था? वह डायोडेटस के पुत्र, डायोडेटस द्वितीय, कहीं कहीं मिलता है उसके पुत्र का नाम। तो डायोडेटस द्वितीय को मारकर इसने बैक्टीरिया पे अधिकार कर लिया था। और इसका जो उत्तराधिकारी था वो डेमेट्रियस था। तो डेमेट्रियस इसका उत्तराधिकारी था। और डेमेट्रियस के काल में ही आपने देखा कि बैक्टीरिया पर इसी के काल में बैक्टीरिया पर यूक्रेटाइडिस ने अधिकार कर लिया। ठीक, यूक्रेटाइडिस वंश की बातें हम लोग देख ही चुके।
तो इसी के काल में यूक्रेटाइडिस ने बैक्टीरिया पे अधिकार कर लिया। बैक्टीरिया से लेकर और आपके झेलम नदी तक तट तक के क्षेत्र पर यूक्रेटाइडिस वंश का अधिकार रहा, और झेलम से आगे, झेलम से लेकर मथुरा तक के क्षेत्र पर इस वंश का अधिकार बचा रहा डेमेट्रियस के समय। यूथिडेमस के समय तो पूरा, यूथिडेमस तो भारत पर आक्रमण किया नहीं है, तो यह हिंदू कुश से आपका पूरा बैक्टीरिया जो क्षेत्र है, उत्तरी अफ्रीका और हिंदू कुश वाला क्षेत्र, इस पर यूथिडेमस का अधिकार है। यह भारत में आता है, और जब बैक्टीरिया पे अधिकार हो जाता है तो इसके पास सिर्फ भारतीय क्षेत्र बचा रह जाता है, यानी झेलम से मथुरा यमुना तक के क्षेत्र इसके पास रहते हैं। यह अपनी राजधानी कहाँ लोग बनाते हैं? सियालकोट को अपनी राजधानी बनाते हैं, वो लोग अपनी राजधानी तक्षशिला बनाए हैं। अब डेमेट्रियस के विषय में जो आपने देखा कि भारत पर आक्रमण करने वाला, आक्रमण व अधिकार करने वाला पहला यवन शासक है, पहला यवन शासक है। ठीक, तो भारत पर आक्रमण और अधिकार करने वाला पहला यवन शासक है। यह आक्रमण कब होता है? यह आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के काल में हुआ था। ठीक, पुष्यमित्र शुंग के काल में हुआ था। अब पुष्यमित्र शुंग के काल में हुआ था। यवनों का संघर्ष किससे हुआ? यवनों के साथ पुष्यमित्र शुंग के पौत्र वसुमित्र का सिंधु नदी तट पर युद्ध हुआ। सिंधु नदी तट पर युद्ध हुआ। इस युद्ध की सूचना किससे मिलती है? इस युद्ध की सूचना आपकी मिलती है कालिदास की मालविकाग्नि मित्र से इस युद्ध की सूचना मिलती है, जिसमें कालिदास बताते हैं कि सिंधु तट पर वसुमित्र और यवनों के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें वसुमित्र की विजय मिली, वसुमित्र को विजय मिली इसमें। अब यवन कहां तक आ गए थे? यवन कहां तक आ गए थे? गार्गी संहिता क्या कहती है? गार्गी संहिता के अनुसार यवन कहां तक आए थे? याद करिए, साकेत, पंचाल, मथुरा होते हुए पाटलिपुत्र तक आ गए थे। पाटलिपुत्र तक आ गए थे। तो अगर कहा जाए कि किस ग्रंथ में यह कहा गया है कि पाटलिपुत्र तक के क्षेत्र को यवनों ने रौंद दिया था, तो वो गार्गी संहिता में कहा गया है। और महाभाष्य में, पतंजलि अपने महाभाष्य में क्या कहते हैं? महाभाष्य में कहा गया है कि ये साकेत और माध्यमिका यानी चित्तौड़ तक के क्षेत्र तक आए थे। इसी गार्गी संहिता में कहा गया है कि ये पाटलिपुत्र तक के क्षेत्र को रौंद तो दिए थे, लेकिन पुनः लौट भी गए बहुत जल्दी। लौट क्यों गए? क्योंकि इनके आपस में ही विद्रोह हो गया। आपस में ही वैमनस्य हो जाने के कारण ये लोग लौट गए थे। तो एक कारण तो ये था कि आपस में ही वैमनस्य हो गया, इसलिए लौट गए। दूसरा कारण ये कि वसुमित्र ने इन्हें पराजित किया था। तो ये पाटलिपुत्र तक नहीं रहे, बल्कि ये आपके मथुरा तक के, यमुना नदी तट तक के क्षेत्र तक ही सीमित रह गए। अब डेमेट्रियस को तो आपने देख लिया। डेमेट्रियस का निधन कैसे हुआ, इसके विषय में बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं है। ये माना जाता है किसी युद्ध में इसका निधन हो गया। इसका जो उत्तराधिकारी है स्टेटो प्रथम, डेमेट्रियस अपने साथ कौन कौन इसके साथ आए हैं?
डेमेट्रियस जब आक्रमण करने के लिए आया था तो इसके साथ कौन कौन लोग आए थे? एक अपोलोडोटस का नाम मिलता है, अपोलोडोटस, और एक आपका मेनांडर। तो माना जाता है कि अपोलोडोटस इसका पुत्र था और मेनांडर इसका भाई है, और यही सेनापति भी था। यह इसका पुत्र माना जाता है। अंततः जो शासक बना वो आपका अपोलोडोटस भी कुछ दिनों के लिए शासक बना था, लेकिन बहुत दिन तक शासक नहीं रह पाया। फिर मेनांडर आपका शासक बना। मेनांडर के विषय में जो सूचनाएं मिलती हैं वो आपके मिलिंद पन्हों से मिलती हैं। मिलिंद पन्हों, एस्ट्रेबो इनके विषय में बताता है, इनके विषय में प्लूटार्क बताता है, प्लिनी बताते हैं, आर्य मंजूश्री मूलकल्प से भी कुछ सूचनाएं मिलती हैं। आर्य मंजूश्री मूलकल्प से भी कुछ सूचना मिलती है इसके विषय में। इसका उल्लेख संभवतः आपका माना जाता है कि रामायण में भी, कुछ विद्वानों का मानना है कि रामायण में भी इसका उल्लेख हुआ है कर्दम के नाम से। भगवत पुराण में भी इसका उल्लेख हुआ है पुष्पमित्रंग के नाम से, वैसे ही पुष्पमित्र यक्ष के नाम से, वैसे ही इसका उल्लेख आपका आर्य मंजूश्री मूलकल्प में भी हुआ है महायक्ष के नाम से। मिलिंद पन्हों किसकी कृति है? मिलिंद पन्हों नागसेन की कृति है। मिलिंद पन्हों किसने लिखा था? नागसेन ने। नागसेन एक बौद्ध विद्वान है। और मिलिंद पन्हों यानी मिलिंद के प्रश्न, यहाँ मिलिंद से मतलब मेनांडर से है, तो मेनांडर द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर नागसेन इस कृति में दे रहे हैं। मेनांडर जो प्रश्न पूछता है उसके उत्तर नागसेन देते हैं, और इससे जब मेनांडर संतुष्ट हो जाता है तो वह बौद्ध धर्म अपना लेता है। तो बौद्ध धर्म मेनांडर ने अपना लिया। अभी आपने देखा था हेलियोडोरस को विष्णु ध्वज स्थापित किया, यानी विष्णु धर्म को, भागवत धर्म को उसने अपना लिया। तो इस प्रकार मिलिंद पन्हों, अब मिलिंद पन्हों के जो मेनांडर है, मेनांडर की राजधानी के विषय में इसी मिलिंद पन्हों में बताया गया है कि उसकी राजधानी बहुत ही सुसज्जित थी। अनेक भवन थे, अनेक तालाब थे, अनेक सरोवर थे, और वह जो थी वह व्यापार का केंद्र थी। वहाँ के जो नागरिक थे उनके पास बहुत ही सोने और चांदी की मुद्राएं थीं। तो इस प्रकार बहुत ही संपन्न राजधानी बताई जा रही है, और यहाँ तक कहा जा रहा है कि जैसे लगता है कि स्वर्ग है। तो इसकी राजधानी की तारीफ इसी में की गई है, मिलिंद पन्हों में। मेनांडर के जो उत्तराधिकार, अच्छा एस्ट्रेबो क्या बताता है? एस्ट्रेबो बताता है कि यह मेनांडर जो है यह सिकंदर से भी अधिक क्षेत्र जीता था। भारत में सिकंदर कहाँ तक आया था? भारत में सिकंदर तो ब्यास तक ही आया था, ब्यास से पूरब आ नहीं पाया। और यह कहाँ तक आया है? यमुना तक आया है, यानी यह ब्यास को भी पार किया, यमुना तक आया। इस संदर्भ में एस्ट्रेबो कहता है कि यह सिकंदर से भी अधिक क्षेत्र विजित किया, सिकंदर से भी अधिक क्षेत्र विजित किया था। तो सिकंदर से भी अधिक क्षेत्र यह विजित किया, इसलिए क्योंकि यह यमुना नदी तक का इसका साम्राज्य है। प्लूटार्क कहते हैं कि जब इसका निधन हुआ तो बौद्ध हो गया था। यह कहा जाता है कि यह अपने पुत्र के पक्ष में राजगद्दी त्याग कर बौद्ध हो गया। हालांकि इसने नागसेन से भी कहा है कि अभी मैं भिक्षु बन जाऊं तो मेरे इतने दुश्मन हैं कि मार देंगे, तो इसलिए संभवतः अपने अंतिम समय में इसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। प्लूटार्क कहता है कि इसका जब निधन हुआ तो इसकी शरीर धातु को प्राप्त करने के लिए विभिन्न नगरों में संघर्ष हुआ। शरीर, जैसे बुद्ध की शरीर धातु पर 8 स्तूप बने थे, 8 भागों में उसे बांटा गया था, तो वैसे ही इसके कहते हैं कि इसकी निधन के पश्चात शरीर धातु को लेकर विभिन्न नगरों में संघर्ष हुआ, विभिन्न नगरों में संघर्ष हुआ। अंततः उसका बंटवारा हुआ और सभी नगरों में उस पे स्तूप बनाए गए। मेनांडर के जो उत्तराधिकारी हैं वो हैं स्ट्रेटो प्रथम, इसका पुत्र है लेकिन वह अल्पवयस्क है।
तो इस अल्पवयस्कता काल में इसकी जो पत्नी है एग्थोक्लिया, एग्थोक्लिया उसके संरक्षक की भूमिका निभाती है। तो मेनांडर का जो पुत्र है एस्ट्रेटो प्रथम के यह अल्पवयस्क है, तो इसके संरक्षक कौन बनती है? इसकी पत्नी एग्थोक्लिया। अगाथोक्लिया मेनांडर की पत्नी है, वह एस्ट्रेटो प्रथम का संरक्षक बनती है। फिर इसका पुत्र एस्ट्रेटो द्वितीय शासक बनता है और इस समय तक स्थिति दयनीय हो गई थी, यानी निर्बल साम्राज्य हो गया है, दुर्बल शासक है। ऐसे में शकों ने इसके बाद इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। ठीक, मेनांडर का जो डेमेट्रियस का जो सिक्के मिलते हैं वो आपके पंजाब और निचली सिंध से मिलते हैं। और मेनांडर के जो एक लेख मिला है बाजौर पेशावर से, तो मेनांडर का एक लेख पेशावर से मिला है और वह एक धातु मंजूषा पर लेख अंकित है, यानी पेशावर क्षेत्र पर इसका अधिकार था। उसमें इसके 2 अधिकारियों के नाम का उल्लेख हुआ है, प्रिय मित्र और वियक मित्र। तो 2 अधिकारियों का उल्लेख उस बाजौर धातुगर्भ मंजूषा पे हुआ है। इसके भी सिक्के मिलते हैं पंजाब और निचली सिंध से, और साथ में पेरिपल्स ऑफ एरेथियन सी में बताया गया है कि मेनांडर के सिक्के भड़ौच में भी चलते थे। यूनानियों के विषय में जब इनके प्रभाव की बात होगी कि भारत पर इनका क्या प्रभाव पड़ा, तो उनके सिक्कों की बात वहीं होगी। तो इस तरह से इनके राजनीतिक स्थिति को आपने, राजनीतिक जो इनका इतिहास है उसको आपने क्या देखा अभी तक आपने देखा कि सेलुकस, यहाँ तक कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। यहाँ तक हम लोगों ने ये देखा कि सिकंदर का जो साम्राज्य था, सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग पर सेलुकस का अधिकार हो गया था, और सेलुकस के उत्तराधिकारियों के समय में उसके साम्राज्य के 2 प्रांत पर्थिया और बैक्टीरिया स्वतंत्र हो गए। एंटियोकस द्वितीय के समय आर्सेक्स ने पर्थिया में विद्रोह किया और डायोडोटस ने बैक्टीरिया में विद्रोह किया। फिर एंटियोकस तृतीय के काल में इन दोनों प्रांतों को स्वतंत्र राज्य मान लिया गया। एंटियोकस तृतीय ने यूथिडेमस के जो उत्तराधिकारी हैं डेमेट्रियस, उन पर आक्रमण किया था, लेकिन यूथिडेमस पे आक्रमण किया था। तो यूथिडेमस पे जब आक्रमण किया तो आपने क्या देखा? यूथिडेमस पे आक्रमण जब किया था तो यूथिडेमस पे आक्रमण जब किया था तब एक संधि हो गई थी। संधि ये हुई थी, एंटियोकस तृतीय ने कहा कि मैं आपके पुत्र डेमेट्रियस से अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा और आपके राज्य को स्वतंत्र राज्य मान लूंगा, यानी आपको स्वतंत्र राजा मान लूंगा। तो यूथिडेमस के पुत्र आपके हुए डेमेट्रियस। यूथिडेमस कैसे शासक बने थे? यूथिडेमस ने डायोडेटस के पुत्र की हत्या करके बैक्टीरिया पे अधिकार कर लिया था। और जो यूथिडेमस हैं, यूथिडेमस के पुत्र आपके हैं, यूथिडेमस के पुत्र डेमेट्रियस हैं। डेमेट्रियस ने ही भारत पे आक्रमण किया और इनका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक है? डेमेट्रियस का झेलम नदी से लेकर यमुना नदी तक। इसी डेमेट्रियस के समय यूक्रेटाइडिस ने क्या किया? बैक्टीरिया पर अधिकार कर लिया, तो बैक्टीरिया इनके हाथ से निकल गया। इस वंश, यह एक नया वंश बन गया यूक्रेटाइडिस वंश। यूक्रेटाइडिस वंश का शासन कहाँ से कहाँ तक है? इसका शासन है बैक्टीरिया से उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर झेलम नदी तट तक। इन लोगों ने अपनी राजधानी तक्षशिला बनाई और इनका साम्राज्य क्षेत्र है झेलम नदी से लेकर आपके यमुना नदी तक। झेलम नदी को क्या कहा गया है? हाइफेनिस बोला गया है, और यमुना नदी को इसेमस बोला गया है। इन लोगों ने अपनी राजधानी सियालकोट को बनाई। अब
यहाँ आपने देखा कि यूक्रिटाइडिस के पुत्र ने इसकी हत्या कर दी, और इस वंश के जो महत्वपूर्ण शासक आपके दो मिलते हैं, एंटियालकिड्स और हर्मियस। एंटियालकिड्स के विषय में हम लोगों ने बात की। हर्मियस के समय ही यहाँ पर जो कंधार के पर्थियन शासक हैं वो लोग इस क्षेत्र पर अधिकार कर लेते हैं। तो इनकी कहानी, इस वंश की कहानी खत्म। इस वंश में डेमेट्रियस ने भारत पे अधिकार किया। इसका जो उत्तराधिकारी है, इसके समय में 3 लोग आए थे, 2 लोग और आए थे। अपोलोडोटस इसका पुत्र था और मेनांडर इसका भाई है और सेनापति है। बाद में मेनांडर शासक बनता है, और मेनांडर जब शासक बनता है तो इसके विषय में ढेर सारी सूचनाएं मिलती हैं। मिलिंद पन्हो इसके विषय में बताता है। रामायण में भी इसके नाम का जिक्र, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि करदम नाम से रामायण में भी इसका जिक्र है, भागवत पुराण में भी इसका जिक्र है, और आपके आर्य मंजूश्री मूल कल्प में भी महायक्ष के नाम से इसका उल्लेख है। मेनांडर के विषय में एस्टेबो क्या कहते हैं? एस्टेबो कहते हैं कि यह सिकंदर से भी अधिक क्षेत्र की विजय किया था। सिकंदर से अधिक क्षेत्र की विजय करने का मतलब क्या है कि सिकंदर व्यास नदी तक ही आया था भारत में, और यह यमुना नदी तट तक आ जाता है, तो भारत में इसका साम्राज्य सिकंदर से भी बड़ा था। फिर प्लूटार्क कहता है कि यह बौद्ध धर्म अपना लिया था। मिलिंद पन्हो से स्पष्ट है। प्लूटार्क कहते हैं कि जब यह इसका निधन हुआ तब बौद्ध धर्म अपनाकर यह क्या बन गया था। हालांकि इनके धर्म में वो बात होगी, बौद्ध धर्म अपनाकर अरहत पद को यह प्राप्त किया था। अरहत पद को प्राप्त किया था। ठीक, अरहत पद किस में होता था? अरहत पद किस में होता था? स्थविरों में। महासंगिक में तो ये नहीं है, महासंगिक में दूसरे पद की प्राप्ति होती है। तो यहाँ आपने देखा कि ये बौद्ध धर्म अपना लिया, और प्लूटार्क कहता है कि जब इसका निधन हुआ तो इसके शरीर धातु को प्राप्त करने के लिए भी विभिन्न नगरों में संघर्ष हुए, और बाद में विभिन्न नगरों में इस पर स्तूप बने। इनके जो उत्तराधिकारी हैं, स्टेटो प्रथम, स्टेटो द्वितीय, और इनके संरक्षक का कार्य इनकी माता यानी मेनांडर की पत्नी करती है, अग्थोक्लिया। और स्टेटो द्वितीय के समय इस क्षेत्र पर शकों का अधिकार हो जाता है। तो अंतिम शासक, हालांकि स्टेटो द्वितीय से ज्यादा दिन तक हर्मियस ने शासन किया, तो इसलिए हर्मियस को माना जाता है कि ये अंतिम यवन शासक है, अंतिम यवन शासक। इस वंश के अंतिम यो हैं, और पूरे यवनों में सबसे अंतिम ये है, हर्मियस है। ठीक, अब इनके जो इनका प्रभाव है, प्रभाव में ही आपका इनका सांस्कृतिक पक्ष, इनके सिक्कों संबंधी बातें, और इनका धार्मिक पक्ष उसको कर लिया जाएगा, और समय मिलेगा तो शकों को शुरू कर लिया जाएगा। ठीक, थैंक्स। इसलिए हर्मियस को